नमस्कार मित्रों, मैं पीपी सर एसएससी जीएस पॉइंट में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य हिंदी के तहत आज हम वर्ण विचार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, ये ऐसा टॉपिक है कि विगत कई सारी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी के तहत बहुत ही धुआंधार तरीके से पूछा जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है कि ये अथाह समुद्र की भांति है, लेकिन यहाँ से हमको कुछ चुनिंदा मोतियों को इकट्ठा करना है और हम अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार, और यहाँ से देखते हैं कि सबसे जो ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न में कंफ्यूजन भी रहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। आइए देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, या कभी कभी ऐसे दे देता है न्यूनतम इकाई, न्यूनतम इकाई, या इसी को सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, या लघुतम इकाई, लघुतम इकाई क्या होती है मित्रों? ध्वनि होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, न्यूनतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, लघुतम इकाई ध्वनि होती है। इन्हीं ध्वनियों को, इन्हीं ध्वनियों का प्रतीकात्मक, इन्हीं ध्वनियों का प्रतीकात्मक रूप, इन्हीं ध्वनियों का प्रतीकात्मक रूप वर्ण होता है। अच्छा, एक चीज आप ये जानते रहिएगा, आपने देखा होगा कि मैथ के जो अध्यापक होते हैं वहां जो है एलसीएम और एचसीएफ को जो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यह आप वर्तनी की दृष्टि से लघुत्तम नहीं होता है दोस्तों, लघुत्तम होता है। क्यों? क्योंकि यह लघु धन तम प्रत्यय से मिलकर के बना है, जिससे लघुत्तम शुद्ध रूप है इसका लघुत्तम। और महत्तम जो होता है ये महत धन तम प्रत्यय से बनकर मिलकर के बना है, इससे महत्तम तो शुद्ध होता है, लेकिन लघुत्तम नहीं होता मित्रों, यहां होता है लघुत्तम। आइए देखते हैं, यहां जो ध्वनि होती है और वर्ण होता है, यहां जब भी आपसे परीक्षा में पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको जो है ध्वनि बताना है। अगर विकल्प में ध्वनि नहीं है तब आपको वर्ण बताना है। आइए आप आगे देखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। वर्णों को ही स्वनिम नाम से भी जाना जाता है। वर्णों को ही स्वनिम नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखते हैं, जैसे आप कोई शब्द ले लीजिए, बर्तन, बर्तन,
आइए मित्रों, हम ये देखते हैं कि कैसे सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब इसको ऐसे खंड में तोड़ें जिससे और अधिक खंड ना हो सके। जैसे ब, धन आ, धन रा, धन आ, धन आधा ता, धन आ, धन आधा ना, धन आ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखते हैं कि हम इसका और सार्थक खंड नहीं कर सकते। यही मित्रों क्या कहलाएगा? वर्ण। हम देखते हैं यह जो है शब्द जो है सार्थक शब्द है, लेकिन जब इसकी छोटी इकाई की बात आती है तो अब जो है ये है लिखित रूप में, इसका हम और अधिक खंड नहीं कर सकते हैं, और ये सारे के सारे जो है वर्ण है। यहां से जो और आगे प्रश्न पूछता है, आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। जब आपसे परीक्षा में पूछे कि जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि बताना है। यदि विकल्प में ध्वनि ना रहे तब आपको वर्ण बताना है। अगर मान लीजिए विकल्प में ऐसा पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, और ऑप्शन ये दे देता है कि ध्वनि और वर्ण दोनों, तब आपको उसमें से ध्वनि को प्राथमिकता देना है। और यदि जो है ऐसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपको ध्वनि बताना है। यदि जो है जैसे पूछे कि सार्थक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपको शब्द बताना है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपको ध्वनि बताना है। आइए थोड़ा सा जो है इसको देखते हैं, यहां से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होगी मित्रों? ध्वनि। अगर विकल्प में ध्वनि नहीं है तब आपका वर्ण या अक्षर। ठीक। यदि जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है तो सबसे पहले हमको प्राथमिकता ध्वनि को देना है। यदि जो है विकल्प में ध्वनि नहीं है तब हमको वर्ण या अक्षर बताना है। अब जैसे पूछता है, अगला यहां से पूछ सकता है मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपका क्या होगा? ध्वनि होगा। अगला प्रश्न यहां से ऐसे हो सकता है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपका वर्ण होगा। जब पूछेगा लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपको वर्ण बताना है। आइए अगला प्रश्न क्या बन सकता है? सार्थक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी मित्रों? यह होगा शब्द। ऐसे यहां से अगला प्रश्न बन सकता है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। सार्थक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अब अगला प्रश्न यहां से बन सकता है कि भाषा की सबसे
बड़ी इकाई। तब क्या होगा मित्रों, तब ये हो जाएगा आपका वाक्य। तो ये सारे प्रश्न आपके भाषा से पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे डाउट क्लियर रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, अगर विकल्प में नहीं है तो वर्ण या अक्षर, अगर मान लीजिए दोनों विकल्प में है तो प्राथमिकता हमको प्राथमिकता ध्वनि को देना है। अगर मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न पूछता है, और अगर मान लीजिए मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होगा, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, सार्थक दृश्य भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। चलिए अब हम जो है छोटी इकाई को समझ लिए, और इसके बाद देखते हैं कि वर्ण के भेद या प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो वर्ण जो है मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे किताबों में कि 3 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन जब बात आती है साक्ष्य की तो ये कट जाता है और बचते हैं 2। तो हम देखेंगे कि वर्ण के भेद या प्रकार। वर्ण के भेद या प्रकार। देखिए मित्रों, ये ऐसा पूछ लेता है कि वर्ण के भेद, हिंदी जगत में वर्ण के कितने भेद होते हैं, या कभी कभी ऐसे घुमा देगा कि हिंदी जगत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये जानते रहिए, यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, स्वर, और दूसरा होगा व्यंजन। और यह जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। व्यंजन आप किताबों में ऐसे भी लिखा देखेंगे, लेकिन ये होता है जब आता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्धि तो ये गलत हो जाता है और ये सही हो जाता है, क्योंकि ये जो है वर्गीय व्यंजन अपने पंचमाक्षर में चेंज होते हैं। आगे हम इसको विस्तार से जो है जब वर्तनी देखेंगे उसमें आपको बताएंगे कि कैसे ये जो है हो जाता है। ठीक, अब जैसे वर्ण के भेद या प्रकार ये हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे वर्णमाला। नेक्स्ट हेडिंग है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके को वर्णमाला कहा जाता है। सीधी सी बात है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। जब बात आती है वर्णमाला किसे कहते हैं, तब आप सीधे से एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके को वर्णमाला कहा जाता है। यहां से तुरंत अगला प्रश्न उठता है कि हिंदी जगत में वर्णों की संख्या कितनी होती है। बहुत सारी किताबों में बहुत सारे तमाम तरह के जो है उत्तर दिए रहते हैं, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं उसको आज हम क्लियर कर देंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या बराबर 52। मित्रों, इसको आप नोट कर लिया करें। यदि नहीं नोट करते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि भविष्य में कोई डाउट्स हो तो आप उसको जो है देख सकते हैं। चलिए अब हम ये देख लिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या बराबर 52 होती है। तो इसके बाद देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या के निर्धारण के आधार पर, इसका निर्धारण कैसे हुआ है।
आइए हम इस पर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या का निर्धारण वह दो प्रकार से होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या का निर्धारण। तो यह जो है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या का निर्धारण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। एक हम देखेंगे लिखने के आधार पर। मित्रों, लिखने के आधार पर हिंदी जगत में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। इधर देखेंगे बोलने या उच्चारण के आधार पर। बोलने या उच्चारण के आधार पर कितने होती हैं? तो ये 44 होते हैं। ठीक, और आइए हम देखते हैं कि ये 52 कौन कौन से हैं। इसमें हम देखते हैं 11 स्वर होते हैं। इसके बाद 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 33 11 44। 4 संयुक्ताक्षर वर्ण होते हैं। इसके बाद आपके दो अयोगवाह, इसके बाद 33 11 44 4 48 तो 50। अब बच रहे हैं 2। तो ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, इसका एक अपर नाम मिलता है द्विगुण या इसी को कहते हैं द्विगुणित। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से ये पूछे जाते हैं। तो आप इनको जानते रहिए कि ये किन किन नामों से जाने जाते हैं। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, उसके बाद इसका अपर नाम मिलता है द्विगुण या द्विगुणित। इसी का एक अन्य नाम मिलता है ताड़न जात, या अभी लेटेस्ट में पूछा गया कि फेंका हुआ वर्ण किसे कहते हैं? फेंका हुआ वर्ण। तो ये सारे के सारे आपके, और इनकी संख्या ये जो है ड़ा और ढ़ा। आगे इसको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अयोगवाह जैसे जानते हैं अंक आ, 4 संयुक्ताक्षर है, छत्र, ज्ञा और श्रा, और व्यंजन 11 स्वर। तो हम ये आगे देखेंगे इसको व्यापक रूप में। तो यहाँ तो आपने देखा कि लिखने के आधार पर 52 है, और इसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और ये आपके जो 44 हैं, इनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये आपका जो बोलने या उच्चारण के आधार पर 44 है, 11 स्वर 33 व्यंजन, 44 ये हो गए। अब यहां से जो है वर्णों की संख्या का निर्धारण हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वर, अब जैसे 11 स्वर हैं, अब इनको एक एक करके हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि
स्वरवर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे पूछ लेता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, और चार विकल्प दे देते हैं कि स्वर कहते हैं, कि व्यंजन कहते हैं, कि अयोगवाक कहते हैं, कि संयुक्ताक्षर कहते हैं। जब आप इसको जानते रहेंगे तो तुरंत उत्तर दे देंगे, अन्यथा गलत विकल्प का चयन करके चले आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि स्वरवर्ण किसे कहते हैं। चलिए अब एक हेडिंग बनाएंगे, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण मित्रों, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। यह ऐसे वर्ण हैं जो बिना किसी अवरोध या निर्बाध रूप से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में हमारे शरीर से फेफड़ों द्वारा निकली हुई प्राणवायु बिना कहीं झिझक के सीधे प्राणवायु निकल जाती है, तो वही स्वरवर्ण कहलाते हैं। इनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती। तो आइए देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, अर्थात बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब यहां से अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि जब हम स्वर वर्ण की परिभाषा जान लिए, अब हमारे तुरंत मन में विचार उठता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। अक्सर इसको लेकर के तमाम किताबों में और तमाम अध्यापकों में भी कंफ्यूजन पढ़ाने में कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन हम आपको एकदम जो है सटीक आपको बताते हैं। जैसे हिंदी जगत में जो है प्रारंभ में हिंदी में स्वरों की संख्या 13 थी, लेकिन दीर्घ री और ली का प्रयोग अब नहीं किया जाता, इसलिए स्वरों की संख्या 11 है। आइए मित्रों, प्रारंभ में हिंदी में स्वरों की संख्या 13 थी, लेकिन दीर्घ री और ली का प्रयोग अब हिंदी में नहीं किया जाता, इसलिए स्वरों की संख्या 11 है। दीर्घ री और ली जो है अभी संस्कृत जगत में चल रहा है। होता क्या है कि हिंदी जगत में
कात्यायन को जो है स्वीकार किया जाने लगा, और आज भी संस्कृत जगत में पाणिनि को, क्योंकि जो ये पाणिनि और कात्यायन, इसके बाद जो है आपके पतंजलि, ये व्याकरण के त्रिमूल कहलाते हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम इसको। अब ये आगे देखते हैं, अमात्रिक वर्ण है, अमात्रिक वर्ण है, इसलिए अमात्रिक वर्ण है, इसलिए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और विकल्प हम 11 लगा के आते हैं और पूछा कुछ रहता है, थोड़ी सी जल्दबाजी किए और प्रश्न गलत करके चले आए, और वही एक नंबर हमको जो है सिलेक्शन से रोक देता है। तो इसलिए हम जो है इसको एकदम मतलब गहन तरीके से समझे रहेंगे। एग्जामिनर चाहे जैसे भी घुमा करके पूछे, हमको उत्तर सही करके आना है। तो अब ये होता क्या है, अमात्रिक वर्ण है, इसलिए कभी कभी पूछ लेता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। दिमाग में हमारे बसा है कि स्वरों की संख्या 11 होती है, और 11 लगाए और तुरंत चल दिए और घर पर आए, या जैसे परीक्षा हाल से बाहर निकले और तुरंत जो है सर पकड़ के देखते हैं कि हमें लगता है कि यार ये तो हम गलत कर दिए, आता हुआ प्रश्न जो है गलत किए। और मित्रों, यही आते हुए प्रश्न आपको परीक्षा से बाहर कर देते हैं। तो इसलिए हम इसको जानते रहेंगे, और आइए इसको विस्तार पूर्वक से थोड़ा सा देखें कि वो स्वर कौन कौन से हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ली। हमने आपको बताया मित्रों, दीर्घ री और ली का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमने इसको काट दिया। इसके बाद ए, ऐ, ओ, आओ। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने देखा कि ये जो है 11 स्वर हैं। अब कभी जो हमने यहाँ लिखा कि मात्रा के आधार पर, अब देखिए मित्रों, ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जैसे मात्रा की बात करते हैं तो औ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, ओ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, आई की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, ए की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, री की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, बड़ा ओ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, छोटा ओ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, आ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, और ये इसकी कोई मात्रा है नहीं मिली। ये सिर्फ व्यंजनों के उच्चारण के लिए काम आता है। तो ये क्या हुआ कि आ जो हुआ अमात्रिक वर्ण है। कभी कभी पूछता है कि अमात्रिक शब्द कौन है। मित्रों, जैसे होता है कलरव, बर्तन, कलम, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये अमात्रिक शब्द होते हैं। तो आप इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां हम देखें कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10। ठीक है मित्रों, अब आज के लिए इतना ही। और ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने मित्रों में इसको शेयर करिएगा।